एक घर के आंगन में विमला बैठी हुई थी। पास में ही उसका पोता अंश पालने में झूल रहा था और उसकी छोटी बहू साक्षी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी अचानक से पालने में अंश रोने लगता है। अरे बस भी कर बहू, तेरी झाड़ू की आवाज से बेचारा मेरा अंश रो रहा है। ठीक से झाड़ू पोछा करना भी नहीं सिखाया क्या तुम्हारे घर वालों ने? बच्चे को संभालना तो दूर की बात है। तभी अंदर से बड़ी बहू बाहर आती है और कहती है, अरे माँ जी, ये तो बांझ है बांझ, इसे क्या पता बच्चे को कैसे संभालते हैं। बेचारे मेरे अंश को रुला दिया। अरे भाभी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बस झाड़ू लगा रही थी। अंश पक्षियों की आवाज से डरकर उठ गया होगा, इसलिए रोने लगा है। अब लो, ये महारानी मुझसे जबान भी लड़ाने लगी है। खुद की तो कोई संतान है नहीं, मुझे भी चैन से जीने नहीं दे रही है। अरे बस कर बहू, बस कर, ज्यादा कुछ मत बोल इसे, नहीं तो महारानी मुंह फुलाकर बैठ जाएगी और फिर घर का सारा काम कौन करेगा? जा साक्षी जा, उधर जाके झाड़ू लगा, यहाँ नहीं, यहाँ मेरा अंश सो रहा है। बेचारी साक्षी करती भी तो क्या करती, हामी भर के दूसरी ओर जाना ही पड़ा। वो सारा दिन घर का काम करती, खेत के काम करती और बकरी को दुहाना, घर घर दूध देने जाना और रात को आकर सबके लिए खाना भी बनाना। लेकिन फिर भी बेचारी की इस घर में कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। साक्षी ने रोते रोते झाड़ू लगाने का काम किया और झाड़ू को एक तरफ रखकर खेत की ओर निकल गई। हे भगवान, आखिर मुझे ही इतना दुख क्यों सहना पड़ रहा है? अब अगर पिछले 4 सालों से मैं माँ नहीं बन पाई तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब तो आपकी मर्जी से ही हो रहा है ना। खेत पहुंचकर साक्षी खेतों में काम करती है। शाम को साक्षी घर पर लौट आती है। घर पर दिनेश और कमल भी मौजूद होते हैं। अरे साक्षी, तुम क्या कर रही हो? आज तुमने तो बकरी को दुहा तक नहीं। कहाँ थी अब तक? वो बस थोड़ा सा खेतों में काम कर रही थी और आते वक्त थोड़ी सी देर हो गई। मैं बस अभी कर देती हूँ। साक्षी बकरी दुहाने चली जाती है। उधर दिनेश अपनी पत्नी से कहता है, अरे जरा सुनो भाग्यवान, आज के खाने में कुछ मजेदार बना दो, जैसे कि आलू की सब्जी और पूरी। बहुत दिन से बड़ा मन हो रहा है ये खाने का। ठीक है, बना दूंगी, पर मुझसे अच्छी आलू की सब्जी और पूरी साक्षी को बनाना आता है। अब अगर अच्छा खाने बनाने वाला घर पर ही है तो फिर उन्हीं को कह दीजिए ना। और वैसे भी उसके पास काम तो बहुत कम होता है, सारा दिन बस बैठी रहती है। इधर साक्षी बकरी दूहने के बाद घर के बाहर आंगन में आकर बर्तन धो रही थी। तभी विमला उसके पास आती है और उससे कहती है, चल चल बहू, जल्दी से सारा काम खत्म कर दे। आज मेरे दिनेश के लिए आलू की सब्जी और पूरी भी बनानी है तुम्हें। ठीक है माँ जी, बस अभी आई। इधर दिनेश कमल से कहता है, सुन कमल, मुझे लगता है आज हमें रात को खेत में ही रुकना पड़ेगा। मैंने सुना है रात को जंगल से गायों का एक झुंड आता है जो सभी की फसलें नष्ट कर रहा है। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। आज रात हम वहीं खाट बिछाकर सो जाएंगे। और हाँ, हमें कुछ दिनों के लिए वहाँ रुकना भी पड़ सकता है, जब तक फसल अच्छे से पक नहीं जाती। अच्छा, ठीक है भैया, मैं जरूरत का सारा सामान इकट्ठा कर लेता हूँ। आंगन से बर्तन धोकर साक्षी घर के भीतर जाती है और बर्तन में रखा दूध लेकर वो बाहर जाने लगती है। तभी कमल उसे रोकते हुए कहता है, अरे साक्षी, रुको तो जरा, मैं भी बाजार चलता हूँ, मुझे भी थोड़ा बाजार की तरफ काम है। कमल भी साक्षी के साथ जाने लगता है। दोनों को एक साथ जाते देखकर प्रेमलता चिढ़ जाती है। देख रहे हैं ना जी आप सब कुछ, यही उसे बढ़ावा दे रहा है। इन्होंने ही उसे अपने सर पर चढ़ा कर रखा है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, कमल ही इस बांझ को बिगाड़ रहा है। हाँ। क्या तुम दोनों ऐसी बकवास करती रहती हो हमेशा? कुछ काम होगा कमल को, तभी तो उसके साथ गया है ना। ऐसे फालतू नहीं जाता मेरा भाई कहीं। और हाँ, तुम जाओ और सब्जी बनाने की तैयारी करो। हाँ, जाती हूँ। प्रेमलता मुंह फुलाकर गुस्से से भीतर चली जाती है। इधर कमल और साक्षी रास्ते से जा रहे थे। कमल ने साक्षी से दूध का बर्तन ले लिया था। तुम तो बुरा नहीं मानती हो ना भाभी और माँ के शब्दों का? उनकी बातों को दिल से मत लगाना। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? और फिर आज सुबह भी वो तुम्हें खरी खोटी सुना रहे थे, है ना? जी। आखिर तुम उन्हें जवाब क्यों नहीं देती? क्या ही बोलूं मैं, आप ही बताइए। उन्हें खुद ही समझना चाहिए क्या गलत है और क्या सही है। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है ना। मैं वो कसम खाता कि जब तक मैं अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो जाता, हम बच्चे नहीं करेंगे। और ना ही तुम्हें
ये सब सहना पड़ता। पर माँ और भाभी जी को लगता है कि मुझ में ही कोई दोष है। अच्छा जी, आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? बोलिए आप। बस बहुत हुआ, मुझे अब सबको सच बताना ही पड़ेगा। आखिर और कब तक तुम्हें मेरी वजह से ये सब सहना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप सफल नहीं हो जाते, आप उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। मैं ये नहीं चाहती कि वो आपको भी कुछ उल्टा सीधा कहे। इसी तरह से बातें करते करते वे सभी घरों में दूध देकर वापस आते हैं। घर आते आते उन्हें शाम हो जाती है। कहाँ थे तुम दोनों? कितनी देर लगा दी आने में? मुझे कितनी जोरों की भूख लगी है। तुम्हें पता नहीं कि माँ अब और बूढ़ी हो चुकी हैं, अब उनसे घर के काम नहीं होते और प्रेमलता को बच्चा संभालने से ही फुर्सत नहीं मिलती। भैया, आप चिंता मत करिए, मैं बस अभी बना देती हूँ। हाँ हाँ, करो करो, जल्दी जल्दी करो। वैसे भी इन सब के अलावा तो तुम्हें कुछ काम ही नहीं है। बेचारे मेरे भाई की भी जिंदगी खराब करके रख दी है तुमने। बस कीजिए भैया, बहुत हुआ, जरा अपनी जबान संभालिए। भला ऐसी बातें भी कोई करता है? चुप कर, मुझसे जबान लड़ाता है। अच्छा ठीक है, अभी समझा। ये सब भी तुझे इसी ने सिखाया होगा, है ना? बेचारी साक्षी रोते हुए अंदर चूल्हा चलाने चली जाती है। इधर कमल भी गुस्से में चारपाई पर बैठ जाता है। तभी एक कुत्ता उसके पास आता है और उसे सहलाने लगता है। तुम एक बेजुबान जानवर हो, फिर भी तुम्हें कितना प्यार है हमसे। और यहाँ मेरी माँ और मेरा सगा भाई बस मेरी भाभी के कहने पर हमें कितना कुछ सुनाते हैं, हमें दुखी करते हैं। तभी दिनेश की बड़ी बेटी मीना कमल के पास आकर उससे कहती है, चाचा जी, आपको बुरा लगा ना जो माँ और पिताजी ने आपसे कहा? हाँ मीना, पर मैं और कर भी क्या सकता हूँ। भाभी के आने के बाद भैया बहुत बदल गए हैं। माँ भी साक्षी को बिल्कुल प्यार नहीं करती। और आपको पता है चाचा जी, आप लोगों के जाने के बाद मम्मी पापा दादी को भड़का रहे थे। मुझे सब पता है मीना, इसीलिए तो भैया भी मुझसे गुस्सा हैं। साक्षी सुनो, पहली रोटी मेरे मोती को दे देना, ठीक है? हाँ, मैंने बना दिया है, ले जाइए जी। सब खाना खा रहे थे। कमल सबसे पहले अपना खाना खत्म करके खाट लेकर खेतों की ओर निकल जाता है। भैया, क्या आपको सच में लगता है कि हमारी कोई संतान नहीं तो साक्षी के साथ इस तरह से बर्ताव करना चाहिए? मुझे इस विषय में कोई बात ही नहीं करनी तुझसे। जब से साक्षी आई है तेरा बर्ताव एकदम से बदल गया है। तभी अचानक गांव का एक आदमी उनके पास आता है। अरे अरे, जल्दी करो दिनेश भाई, कमल भाई, गायों का एक झुंड खेतों की ओर चला आ रहा है, जल्दी चलो। तीनों जल्दी जल्दी से गायों को भगाने के लिए खेतों की ओर निकल जाते हैं। कमल आगे चल रहा था, तभी अचानक से कमल का पैर एक सांप पर पड़ जाता है। सांप घूमकर उसके पाँव पर काट लेता है। अरे अरे बाप रे, बचाओ मुझे भैया, मुझे सांप ने काट लिया है। बचाओ मुझे भैया। दिनेश जल्दी से उसे उठाकर घर पर ले आता है। घर पर वैद्य जी आते हैं और सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। दिनेश और प्रेमलता पास में खड़े थे और साक्षी कमल के पास में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जिस सांप ने इन्हें काटा है वो बहुत ज्यादा जहरीला था, लेकिन समय पर आ जाने से इनकी जान बच गई है। नहीं तो अगर सांप का जहर पूरे शरीर में फैल जाता तो इनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन क्या वैद्य जी? सांप के काटने की वजह से इनके पैर में लकवा हो गया है। कुछ दिन तक इन्हें बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैं बहुत बदनसीब हूँ साक्षी। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी जान बच गई है जी। साक्षी के अलावा सब बाहर चले जाते हैं। मेरे सपनों पर पानी फिर गया साक्षी। मुझे काम करके हमारे और हमारे होने वाले बच्चे के भविष्य के लिए कुछ करना था, पर अब मुझे नहीं लगता मैं ये सब कर पाऊंगा। अब तो भैया को भी अकेले ही खेत का काम संभालना पड़ेगा। भाभी और गुस्से में रहेंगी, पर आप चिंता मत करिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह फिर से उसी तरह से शुरुआत होती है। चलो, आज मुझे जरा जल्दी खेतों की ओर जाना था, तो तुम ऐसा करो, मेरे लिए जल्दी से खाना रख दो। हाँ जी, ठीक है। कितनी फूटी किस्मत है हमारी, अब हमें ही पूरा काम करना पड़ेगा, खेतों का भी। और ये औरत न काम की है न धाम की,
और ना ही उसका पति। हाँ। अंदर बैठी बैठी साक्षी ये सब सुनकर रोने लगती है। इधर विमला कमल के पास आती है और उससे कहती है, अब तेरी तबीयत कैसी है बेटा? अब पहले से काफी बेहतर हूँ माँ, लेकिन अभी मैं चल नहीं पाऊंगा। वैद्य जी ने कहा है कि 1 महीने तक खाट में ही रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब तू थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं अपने भाई के यहाँ से हो आती हूँ। बड़े दिन हो गए हैं वहाँ गए हुए। और हाँ, तू जरा साक्षी को समझा देना कि प्रेमलता से बहस ना करे और अपने काम से काम रखे। माँ, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? बेचारी अब अधमरी हो गई है। चल चल, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। बहू, ओ बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे अरे, तुम्हें कौन बुला रहा है? मैंने तो अपनी बड़ी बहू को बुलाया था, प्रेमलता को। बेचारी साक्षी दुखी हो जाती है। जी माँ जी, बोलिए। सुन बहू, मैं कुछ दिनों के लिए अपने बड़े भाई के पास जा रही हूँ। तुम घर और बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है? अब मैं निकलती हूँ। चलो चलो साक्षी, बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, जरा उन्हें साफ कर दो। यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? ठीक है भाभी, अभी करती हूँ। सुनिए जी, आपको कुछ चाहिए होगा तो आप आवाज लगाइएगा। हे भगवान, मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जाती, आप जल्दी से उन्हें ठीक कर दीजिए। भगवान, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? बताइए ना। कहाँ मैं अपनी पत्नी को एक सुखी जीवन देना चाहता था, पर अब देखो तुमने मुझे कहाँ लाकर रख दिया। मेरी पत्नी को मेरे ही घर में नौकरानी की तरह रखा जा रहा है। भाभी, सारे बर्तन धो दिए हैं मैंने, अब मैं जाती हूँ और मोती को रोटी भी दे देती हूँ। बेचारे ने कल से कुछ भी नहीं खाया होगा। आज तो आने ही दो इनको। इन दोनों पति पत्नी को घर से निकलाना ही पड़ेगा। पास में ही एक झोपड़ी है, वहीं जाकर रहेंगे। हाँ। थोड़ी देर बाद दिनेश भी घर पर आता है। आइए भैया, कैसे हैं आप? अरे तू मेरा छोड़, अपना बता, कैसी है अब तबीयत? भैया, पहले से आराम है, दर्द अब काफी कम हो गया है। जल्दी ठीक हो जा भाई। तू नहीं है तो मुझे मजदूर रखने पड़ रहे हैं, और तू तो जानता ही है कि मजदूर कैसा काम करते हैं। इस बार तो बहुत नुकसान हो रहा है। पिछली बार भी फसल अच्छी नहीं हुई थी और इस बार भी कमल को सांप ने काट लिया, जिसकी वजह से मजदूरों को रखना पड़ा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो खेती करने का कोई भी फायदा नहीं रह जाएगा। भाभी, मजदूरों को रखना पड़ रहा है क्योंकि मेरी ये मजबूरी है। बस बस, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, नहीं तो कितने दिनों तक मजदूरों को मजदूरी देते रहेंगे। ऐसे में जो मुनाफा मिलने वाला है वो सब तो मजदूरी में ही चला जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि साक्षी को भेज देते हैं। नहीं नहीं, साक्षी मेरे साथ काम नहीं कर सकती है। मैं कर लूंगी भैया। कल सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म करके आपके साथ खेतों पर चलूंगी काम करने के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे रहते हुए तुम्हें खेत जाने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। मुझे कुछ काम पड़ा तो। ठीक है, थोड़े दिन और देख लेते हैं, तब तक मजदूर ही काम कर लेंगे। इसी तरह काफी दिन गुजर गए। फसल अब लग चुकी थी। इधर कमल साक्षी के सहारे धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा था। कमल, अब तू कैसा है? आराम मिला या नहीं? बस भैया, बस 2-3 दिनों की ही बात है, उसके बाद मैं आपके साथ खेत चलूंगा। प्रेमलता ये सब देखकर जल रही थी। उसके मन में बहुत कुछ बुरा चल रहा था। इस बार भी बिना कुछ मेहनत किए ये कमल आधे पैसे ले जाएगा। सारी मेहनत करे मेरे पति और अंत में थोड़ा सा काम करके ये आधा हिस्सा ले जाएंगे। पता नहीं क्या करेंगे पैसों का। न बच्चे हैं न भविष्य। हाँ, बस पूरा टाइम इन्हें पैसा पैसा चाहिए। उसी रात प्रेमलता ने दिनेश को भड़काया। सुनिए जी, इस बार तो मजदूरी में बहुत सारे पैसे चले गए होंगे ना? हाँ प्रेमलता, इस बार तो लगभग 10,000 रुपए मजदूरी में ही खर्च हो गए। अच्छा, और कमल के इलाज में? यही कोई 20,000 रुपए। और ये फसल बेचकर कितने पैसे मिलेंगे जी? ये तो भाव पर निर्भर करता है। अगर पिछली बार से अच्छा भाव मिला तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। उसमें भी आपके भाई साहब ने कोई काम नहीं किया। साक्षी भी काम करने जा रही थी तो उसे भी जाने से रोक दिया। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर खेत के कामों में ही तो उसे सांप ने काट लिया था।
वो चाहे जो भी हो, आखिर वो हमारे साथ ही बनाते खाते हैं। इस बार उन्हें कुछ भी नहीं देना। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? क्या तुम भूल गई कि बाबा ने मरते समय क्या बंटवारा किया था? यही ना कि इस घर में दोनों भाइयों के बीच समान बंटवारा होगा और दोनों का समान अधिकार होगा। बंटवारा कहाँ हुआ है? मुनाफे का भाग तो उसे मिलता है, पर जो पैसे खर्च होते हैं तो वो हमारी तरफ से ही आता है। आखिर वो भी तो पैसे घर में ही रखते हैं ना। पर हमारे बच्चों के भविष्य का क्या और सगे संबंधियों का क्या? आप ही बताइए। कल मेरे रिश्तेदार आने वाले हैं, क्या करूंगी मैं? बताइए जी, बोलिए आप। ऐसा तो सालों से चला आ रहा है ना। रिश्तेदारों का आना जाना तो लगा ही रहता है, सब आराम से ही गुजर रहा है ना, तो कौन सी दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बंटवारा चाहिए, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। आप नहीं समझ सकते मुझे। हाँ, बस परेशान करके रखा है। मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, पर ऐसे सीधे कैसे बोल दूं मैं? दूसरे कमरे से साक्षी और कमल ये सब कुछ सुन रहे थे। ये सभी बातें सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। अगले दिन। सुनो कमल, इस बार की फसल के मुनाफे से तुम्हें 35% का हिस्सा दे देते हैं। और हाँ, तुम्हारी भाभी चाहती हैं कि अब हम अलग अलग ही रहें। पर भाभी, ये सब अचानक से क्यों? कल तक तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से। बस बस, तुम तो चुप ही रहो। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। तुम ही तो हो इस घर को अलग करने वाली। भैया, अलग मतलब मैं समझा नहीं। कहाँ रहेंगे हम? हमारे पास रहने को अलग घर भी नहीं है भैया। यही सामने जो झोपड़ी है ना, वहीं पर। वहाँ सब सामान भी आ जाएगा तुम्हारा। और हाँ, बकरी को दोहने के बाद प्रेमलता थोड़ा दूध तुम्हारे लिए भी रख देगी। बाकी का दूध वो ग्राहकों को दे आएगी। और हाँ, तुम लोग अपनी रसोई भी वहीं पर पका लेना। पर भैया, माँ क्या सोचेगी? कुछ भी नहीं। उन्हें भी पता है कि साथ रहना ठीक नहीं है। जब वो आएंगी तो थोड़े दिन तुम्हारे साथ रहेंगी और थोड़े दिन हमारे साथ रह लेंगी। पर भैया, खेतों का क्या? खेतों का भी बंटवारा होगा। और क्या, मतलब कि कुल मिलाकर 10 बीघा जमीन है हमारे पास। उसमें से 7 बीघा जमीन आपकी और 3 बीघा हमारी। ठीक ही तो है। तुम तो बस 2 ही लोग हो, पर हमारे तो बच्चे हैं, भविष्य है, हमें ज्यादा हिस्सा लगेगा ना। अच्छा ठीक है भैया, कल से हम वहीं चले जाते हैं। ठीक है ना भैया? और हाँ, एक बात तो रही गई। खेतों में पानी देने के लिए एक ही कुआं है, तो तुम लोग ऐसा करो, दिन में 2 घंटे और रात को 2 घंटे उस कुएं से पानी ले सकते हो। भैया, घर और जमीन के साथ साथ पानी का भी बंटवारा। हाँ हाँ, अब सब हो ही रहा है, तो ये भी सही। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम अपने हिस्से की जमीन पर नया कुआं बनवा लो। ये सब सुनकर कमल और साक्षी बहुत ज्यादा दुखी हो गए। दिनेश और प्रेमलता उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे जीवन में? मत रो साक्षी, ये सब ऊपर वाले की ही मर्जी के कारण हो रहा है। एक नया अध्याय शुरू हो रहा है हमारे जीवन का। बस 1 साल और देखना, इस 1 साल के बाद क्या होता है। दूसरे दिन उस टूटी फूटी झोपड़ी पर साक्षी खाना बना रही थी। कमल भी पास में ही बैठा था। तभी मोती उनके पास आता है और प्यार से उन्हें सहलाने लगता है। देखो, इस बेजुबान जीव को भी मालूम है कि किसकी रोटी खाने योग्य है। ले बेटा, ले रोटी खा ले। उसके बाद तुझे इनके साथ खेतों की ओर भी जाना है, गायों को भगाने के लिए। कमल, ओ कमल, कमल, ये ले अपने हिस्से के बचे हुए 50,000 रुपए। बस केवल 50,000 रुपए? भला ऐसा क्यों भैया? मैंने खेतों के बीच में एक पत्थर की दीवार बनवाई है, तो कुछ पैसे उसमें भी खर्च हुए हैं। केवल तुम्हारे हिस्से से ही नहीं, मैंने भी अपने हिस्से के पैसे उसमें लगाए हैं। कुछ दिनों तक तो कमल को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर उसकी पत्नी साक्षी की मदद से वो फिर से चलने फिरने लगा। सुनो साक्षी, गर्मियां आने वाली हैं। मैंने नई फसलों के बारे में काफी जानकारियां इकट्ठी की हैं। मुझे लगता है इस बार हमें उसे ही उगाना चाहिए। आप जरा आराम से काम कीजिएगा, स्वास्थ्य का जरूर से ध्यान रखिएगा। कमल कड़ी मेहनत करने लगा। उसने खेत को ठीक ठाक किया, बीज बोए, फसलों की रात को गायों से भी फसल की रक्षा की। साक्षी घर में उसका इंतजार करती रही। वो दोनों के लिए खाना पकाती, बकरी दुहाती
और उसका दूध लेकर सभी को देने के लिए जाती। एक दिन की बात है। चलो फिर ठीक है साक्षी, मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ। आज फसलों को पानी देना है। मैंने उसके लिए एक जुगाड़ लगाया है। ऐसे ही पानी देने से काफी ज्यादा बर्बाद हो रहा है। तो अब आप उसके लिए क्या करेंगे जी? मैंने पूरे खेत में रबर की पाइप लगवा दी है और कुएं से उसमें पानी दे रहा हूँ, जिससे ज्यादा पानी फसलों को ही लगे, जमीन में ना चला जाए। इससे पानी भी बर्बाद नहीं होगा और फसलों को भी अच्छे से पानी मिल जाएगा। कमल एक जुगाड़ लगाता है। बचे हुए पैसों से वो पूरे खेत में रबर की पाइपलाइन बिछवा देता है। वो कुएं से बाल्टी की मदद से पानी उछालने लगा। उसने ये काम बहुत देर तक लगातार किया। प्रेमलता पास में ही खड़ी सब कुछ देख रही थी। ये तो अकेले ही बहुत ज्यादा काम कर रहा है और कुएं का पानी भी बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। शाम को जब प्रेमलता का पति घर पर आता है तो वो उससे कहती है, बोलो ना, अब क्या हो गया? कमल पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है जी, और उसे बर्बाद भी कर रहा है। आप उसे जाकर कह दीजिए कि पूरे दिन में 1 ही घंटे पानी का इस्तेमाल करे। अगले दिन दिनेश ने कुएं पर एक पंप लगा दिया और कमल को 1 ही घंटे पानी लेने के लिए कहा। मैंने जो कहा सुन लिया ना तूने? ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। तभी अचानक कुएं से एक भारी आवाज आई। इंसान कितना मतलबी हो गया है, अपने भाई की ही तरक्की से जल रहा है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लगभग 1 महीने बाद दिनेश की पूरी फसल सड़ गई और वहीं दूसरी ओर कमल के खेतों में फसलें लहरा रही थी। हे भगवान, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? लगता है पानी ज्यादा होने के कारण सारी फसल खराब हो गई। मुझे तो लगता है जी ये सब कुछ तुम्हारे भाई ने किया है। नहीं, इसमें कमल का कोई दोष नहीं है। कुएं में हमने पंप लगाया था, इसी वजह से ये सब हुआ है। कमल अपने सभी अनाज को इकट्ठा करके बाजार ले जाता है उसे बेचने के लिए। अरे वाह भाई वाह, क्या अनाज लाए हो, इसका दाम भी अच्छा मिलेगा आपको। दुकानदार से अनाज के बदले पैसे लेकर कमल घर पर आता है। साक्षी, मुझे तो लगा था कि इस बार केवल 1 ही लाख तक पैसे मिल पाएंगे। इस बार तो मुझे 2 लाख रुपए मिले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है जी। इन पैसों से सबसे पहले अपने खेतों में पानी के लिए एक बोर और एक पंप लगवाता हूँ। तभी कमल की माँ आती है। कमल बेटा, कैसा है बेटा तू? अरे माँ, आप आ गई? हाँ बेटा, आज ही आई हूँ। माँ, आज का खाना यहीं पर खा लीजिए। ठीक इसी तरह से दिन बीतते गए और लगभग 1 साल गुजर गया। कमल ने अब बचाए हुए पैसों से कुछ खेत और भी खरीद लिए थे। धीरे धीरे वो गांव का सेठ बन गया और उसकी पत्नी भी पेट से हो गई। उसने अपनी पुरानी झोपड़ी को हटाकर एक नया घर बनवा लिया। तुम्हारा भाई कितनी तरक्की कर रहा है जी, जाकर उससे कहिए कि साथ में रहे। काफी कुछ सीख गया है वो अब। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। हमारे बच्चों का भविष्य भी और अच्छा हो जाएगा। अरे कमल भाई, कुछ जादू कर दिया क्या तुमने अपने खेतों में? भैया, जब हमारा समय खराब था तब किसी ने हमारा साथ नहीं दिया और आपने और भाभी ने भी मुझे ऐसे हालात में छोड़ दिया था कि मैं चल भी नहीं सकता था। अरे पुरानी बातें भूल जा कमल, और उसके लिए मैं तुझसे माफी भी मांगता हूँ। चल, साथ में ही रहते हैं सभी। नहीं भैया, सबसे खराब समय में मेरी पत्नी ने ही मेरा साथ दिया है। अब मैं उसे नर्क में फिर से नहीं ले जाना चाहता। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, आप ताऊ जी बनने वाले हैं। क्या खुशखबरी दी है तुमने। आखिर वो अब माँ बनने वाली है। उसे परिवार की सख्त जरूरत है। माफ कीजिए भैया, अब वो अकेली ही काफी है। अब उसने सब कुछ सीख लिया है। भैया, अच्छे समय के निर्माण के लिए हमेशा बुरे से बुरे समय से गुजरना पड़ता है। अब साक्षी और कमल के घर पर भी पालना लगा। कमल ने गांव वालों के लिए एक छोटा आयोजन भी रखा। अब कमल पूरे गांव में लगभग 50 बीघा जमीन का मालिक बन चुका था, पर उसे कभी भी कोई लालच नहीं किया। वो हमेशा सभी को अच्छी खेती के बारे में सलाह देता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे से बुरे समय के बाद अच्छा समय अवश्य ही आता है।